हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं चैनल दृष्टि में पढ़ता हूं। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक्स पर। कास्ट, जिस टॉपिक का नाम है कास्ट स्थलाकृतियां। क्या हैं कास्ट स्थलाकृतियां? यानी भूजल, जो भूगति जल है, क्या भूगति जल से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन स्थलाकृतियों के विषय में आज पढ़ेंगे। यानी जो वाटर ग्राउंड है उसके क्या वर्क हैं, उस वर्क से कौन कौन से स्थलाकृतियां हैं, जो टोपोग्राफी का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इन्हीं स्थलाकृतियों पर बात करते हैं। दोस्तों, एक एक करके इसको क्रम वाइज पढ़ेंगे और आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय में, जियोमॉर्फोलॉजी में, यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर्स टोपोग्राफी जो जल गति क्रिया से निर्मित होती है, इसके विषय में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं भूमिगत जल क्या है। भूमिगत जल और इससे निर्मित स्थलाकृतियां, इन्हीं पर बात करेंगे। भूमिगत जल क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेंगे। भूमिगत जल, जैसे हमें सरफेस पर, पृथ्वी के सतह पर हमें जल कई रूपों में देखने को मिलता है। नदी, तालाब, झील, इन सब में हमें जल देखने को मिलता है। और सागरीय जल है, समुद्र है, महासागर है। ये जल तो हमें सरफेस पर देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जल जो ग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं, भूमि के जो सरफेस है, सतह के अंदर पाए जाते हैं, उसी को हम भूमिगत जल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल क्यों? भूमिगत जल के स्रोत क्या क्या हैं? भूमिगत जल के स्रोतों को देखते हैं कि भूमिगत जल जो होते हैं वो किन किन स्रोतों से बनते हैं, तो इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि वर्षा का जल होता है, और वर्षा का जल जब वर्षा के बाद जब जल धरातल पर आता है, पृथ्वी पर आता है, तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी विभिन्न चट्टानों से निर्मित है। इनमें कई सारी चट्टानें पाई जाती हैं। उन चट्टानों में सिंक पाया जाता है। छोटे छोटे से क्या होते हैं वो चट्टानें, रवेदार होती हैं, कुछ चट्टानें कठोर होती हैं, कुछ बालू, कंकड़, पत्थर, इनसे निर्मित ये चट्टान होते हैं। तो इनमें जल धारण क्षमता भी होती है। जो जल वर्षा के रूप में धरातल पर आता है, उन्हीं छिद्रों के माध्यम से, इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है, और जो अंदर थोड़े से खाली भाग मिलते हैं उसमें जाकर धीरे धीरे क्या होता है, जमा हो जाता है। तो इनसे जो जल ग्राउंड वाटर्स जिसे हम कह रहे हैं, यही जल है जब वर्षा से पृथ्वी के सरफेस भाग से धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर, जो सरफेस भाग है उससे नीचे, यह सतह है, सतह से जब नीचे वाले परत में जाकर धीरे धीरे जमा हो जाए, तो उसे हम भूमिगत जल कहेंगे। भूमिगत जल के कई सारे स्रोत हैं। जैसे वर्षा का जल हमने कहा, पहला क्या है, वर्षा जल और हिम, दो इसमें हैं, वर्षा का जल, हिम, और फिर एक स्रोत और है सहजात जल जिसे कहते हैं। समझेंगे सहजात जल क्या है। सहजात जल में हम कह सकते हैं कि जैसे नदियां, झील, झरने जो भी हैं, इनमें क्या होता है, ये गहरे होते हैं और इनके तले में धीरे धीरे रिस कर जब जल नीचे जाकर
ग्राउंड वाटर्स को बढ़ाने का काम करता है, भूमिगत जल को स्थिर करने का काम या बढ़ाने का काम करता है, जो जल जाता है उसी को हम सहजात जल कहते हैं, सहयोग करता है ग्राउंड वाटर्स को स्थिर बने रहने में। फिर हम बात करते हैं कुछ जल और प्रयोग किए जाते हैं ज्वालामुखी से। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग जो मैग्मा है, मैग्मा के कारण ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो मैग्मा जब निकलता है तो उसके साथ बहुत मात्रा में वाष्पन प्रक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? वाष्पन प्रक्रिया होती है। और ये वाष्पन प्रक्रिया को ही वाष्पन प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि वाष्प जब बनेगा, जब वहां जल होगा, ताप के कारण उसमें गर्मी होगी और वो भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम वाष्प कहेंगे। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं मैग्मा जल। क्या कहते हैं? मैग्मा जल। यानी धरातल के अंदर जो मैग्मा है उसमें जल की जो स्थिति है, जो जल पाया जाता है, वह भी भूमिगत जल के स्रोतों के रूप में देखा जाता है। तो ये है भूमिगत जल के स्रोत। इसके बाद बात करते हैं भूमिगत जल के जो स्रोत हैं। स्रोतों के बाद हम बात करेंगे कि भूमिगत जल के जो कार्य हैं, कौन कौन से भूमिगत जल के कार्य हैं। भूमिगत जल के कार्य देखते हैं। भूमिगत जल के कार्य, भूमिगत जल का कार्य क्या क्या होगा, कौन कौन से कार्य भूमिगत जल करेगा। पहले इसको देखेंगे अपरदनात्मक कार्य। अपरदनात्मक कार्य, तो भूमिगत जल जो है वो अपरदनात्मक कार्य करेगा, और जो अपर्दन क्रिया करेगा वो कई तरह से अपर्दन का कार्य करेगा। पहली क्रिया होगी घुलन क्रिया। क्या होगी? घुलन क्रिया। दूसरी क्रिया होगी जब घुलन हो जाएगा, घुलन क्रिया के बाद होगी जलगति क्रिया। जलगति क्रिया। हालांकि जलगति क्रिया क्या होती है? भूमिगत जल में जलगति क्रिया बहुत कम मात्रा में होती है, अपेक्षा जो नदियां थी उसकी अपेक्षा, जो बाहरी सरफेस जल है उसकी अपेक्षा भूमिगत जल की जो गति होती है बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी ये भूमिगत जल प्रक्रियाएं अपर्दन का काम करती हैं। फिर इसके बाद अपघर्षण होगा। इसमें अपघर्षण और शनिघर्षण। अपघर्षण, शनिघर्षण, तो ये प्रक्रियाएं अपर्दनात्मक प्रक्रियाएं होंगी। फिर अपघर्षण, शनिघर्षण। तो घुलन क्रिया होगी, जैसे चूना जनित कोई चट्टान होगी तो चूना जनित चट्टान में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया के कारण जैसे ही जल उसके संपर्क में आएगा तो वो घोलने का काम करेगी, और घोलने का काम करेगी तो चट्टानों के जो रूप है उसमें क्या हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिर गति मूवमेंट होने लगेगी, तो गति हो जाएगी। अपघर्षण होगा, जल धीरे धीरे एक बहने का भी काम करेगा तो अपघर्षण भी करेगा। और शनिघर्षण, उसके साथ जो छोटे छोटे टुकड़े बहेंगे वो आपस में जब एक दूसरे से टूटकर और छोटे बन जाएंगे तो उसी को हम कहेंगे शनिघर्षण। इसके बाद अपर्दन के बाद यह परिवहन का भी कार्य करती है। क्या करती है? भूमिगत जल जो है परिवहन का भी कार्य करती है। परिवहन माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी क्या करती है? मृदा को जो छोटे छोटे कण हैं उन्हें ले जाने का काम करती है। फिर इसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट, हालांकि यह मात्रा बहुत कम में होती है क्योंकि गति अपवहन जो है, परिवहन तभी पूरी तरह से होता है जब गति क्रिया तीव्र होती है। तीव्र गति क्रिया के ना होने के कारण जो अपवहन गति होगी वो कम होगी। इसके बाद कह रहे हैं यह निक्षेपण का काम करती है। क्या? निक्षेपण कार्य। तो इस तरह से जो इसके भूमिगत जल के कार्य होते हैं, अपरदनात्मक कार्य 3-4 तरह से करती है, फिर परिवहन और निक्षेपण, ये सारे इसके कार्य होते हैं। इसके बाद अब देखते हैं जो अपरदनात्मक कार्य होता है उससे बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। क्या होता है? उससे बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उन्हीं स्थलाकृतियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए एक एक करके, ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, एक चित्र हमने बनाया है, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा,
और इस चित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें देखने के लिए। जैसे पहला क्या होगा, मान लीजिए इसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है वो स्लोवेनिया में मिलता है। स्लोवेनिया में इसका उदाहरण मिलता है, किसका, काष्ठ स्थलाकृतियों का सबसे अच्छा उदाहरण स्लोवेनिया में मिलता है। तो यहां से ही हमें ये प्रक्रियाएं शुरू करने को मिलती हैं। कैसी प्रक्रिया होगी, जल अब क्या करेगा, सबसे पहले घोल का काम करेगा, और जब घोल करेगा तो घोल रंध्र का निर्माण करेगा। किसका, घोल रंध्र का। सबसे पहले घोल रंध्र का निर्माण होगा। घोल रंध्र को देखेंगे, मान लीजिए ये जल की प्रक्रियाएं हैं और यहाँ जल, इस भाग में जल प्रवाहित हो रहा है। तो और नीचे क्या है, चूनाजनित चट्टान है। तो चूनाजनित चट्टानों को धीरे धीरे घोलने का काम करेगी, और जब घोल देगी तो घोलने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे। क्या बनेंगे, छोटे से जो छिद्र बनेंगे, इसी को हम कहेंगे घोल रंध्र। चूंकि यह घोलीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये छोटे से रंध्र का निर्माण होता है, छोटे से छिद्र का निर्माण होता है, इसलिए इसे कहते हैं घोल रंध्र। क्या कहेंगे, इसे घोल रंध्र कहेंगे। यह प्रक्रिया से पहले धरा सरफेस भाग पर ही यदि चूनाजनित चट्टानें होंगी तो सबसे पहले एक प्रक्रिया हो जाएगी, उसको भी देख लेते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, उस भाग को हम कहेंगे लेपीज। क्या कहेंगे, लेपीज। सबसे पहले लेपीज को देखते हैं। ये तो भाग धरातल के थोड़े से सरफेस भाग से दूसरी परत की बात की जा रही है। सरफेस भाग पर अगर मान लीजिए चूनाजनित चट्टानें हैं तो क्या करेगी, धीरे धीरे वो चट्टानों को तोड़ने का काम करेगी और इस तरह से आकृति बना देगी, कीलनुमा आकृति बना देगी। बीच बीच में ये भाग उठे हुए रह जाएंगे और ये भाग खाली हो जाएंगे। तो इससे इस आकृति का निर्माण हो जाएगा और इसी आकृति को हम कहेंगे घोलरंध्र आकृति। क्या कहेंगे, घोलरंध्र आकृति। घोलरंध्र आकृति में दो चीजें होती हैं, एक शिखरिका होती है, जिसे इस भाग को हम क्या कहेंगे, शिखरिका कहेंगे, यानी शिखर होता है, इस भाग को शिखरिका कहेंगे। और जो ये गायब भाग है, इस भाग को हम विदर कहेंगे। क्या कहेंगे, विदर कहेंगे। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसे भी समझ लेते हैं। ठीक, एक को विदर और दूसरे को शिखरिका कहते हैं। तो इस तरह से लेपीज का निर्माण होगा। कहां होगा, जहां चूनाजनित चट्टानें ऊपर धरातल के सरफेस भाग पर हमें देखने को मिलेंगी, और ये एरिया काफी बड़ा होता है। तो इस तरह से ये लेपीज का निर्माण हो जाता है। फिर इसके बाद बात कर रहे थे हम कहां, घोलरंध्र की। तो जब घोलरंध्र का निर्माण होगा, घोलरंध्र के निर्माण के बाद इसके छिद्र क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्या हो जाएंगे, कई सारे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जब घोलरंध्र बन जाएंगे, मान लीजिए ये है, और इसमें छोटे छोटे इस तरह से क्या हुए, घोलरंध्रों का निर्माण हो गया। और यही छोटे छोटे घोलरंध्र जब एक दूसरे से कभी मिल जाएंगे तो मिलकर ये इनकी आकृति क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। घोलरंध्र से उनकी आकृति बड़ी हो जाएगी, तो विलय हो जाएगा, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। विलय का अर्थ एक छिद्र दूसरे छिद्र से मिल जाएगा, और जब इसी छिद्र के मिल जाने से क्या निर्माण होगा, विलयन छिद्र का निर्माण होगा। किसका, विलय छिद्र का निर्माण होगा, या विलय रंध्र कह देंगे इसे, या विलय छिद्र कहेंगे। ठीक है, विलय रंध्र या विलयन छिद्र का निर्माण होगा। ऐसा कब होगा, जब ये छोटे छोटे रंध्र घोलरंध्र आपस में मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जब घोलरंध्र का निर्माण हो गया तो घोलरंध्र के निर्माण के बाद फिर प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी, और घोलरंध्र के बाद जब प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी तो घुलन क्रिया का विस्तार धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और घुलन क्रिया का जब विस्तार धीरे धीरे बढ़ेगा तो इन्हीं से क्या होगा, जब इसका विस्तार अधिक हो जाएगा, जब विलयन छिद्र बड़ा हो जाएगा, जब यह विलयन छिद्र कई सारे इसमें घोलरंध्र मिलकर एक बड़े सी आकृति का निर्माण कर देंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इस भाग को हम कहेंगे डोलाइन। क्या कहेंगे, इस भाग को हम कहेंगे
डोलाइन। जैसे ये भाग हमने देखा कि ये भाग छोटा सा था और उसके बाद विलयन छिद्र का निर्माण हुआ और विलयन छिद्र के बाद क्या बन गया, डोलाइन। इससे बड़ी आकृति बन गई क्या, डोलाइन। डोलाइन का निर्माण होगा और ये कई किलोमीटर तक होंगी। इसके साथ साथ गहराई भी बढ़ जाती है, जैसे जैसे छिद्र बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी गहराई भी और उसके एरिया में भी क्या होता है, अंतर देखने को हमें मिलता है। फिर जब यही विलयन रंध्र दो तरह से ये डोलाइन बनते हैं, एक तो जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब होती है ऐसी, या तो सभी क्या होते हैं जो विलयन छिद्र हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। बीच का जो पार्ट है वो ध्वस्त होगा यानी टूट जाएगा, तभी तो मिलेंगे और मिलने के बाद डोलाइन का निर्माण हो जाएगा। डोलाइन का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में क्या होगा। हमने देखा डोलाइन, डोलाइन के बाद निर्माण होगा किसका, काष्ठ खिड़की का। किसका, काष्ठ खिड़की का। काष्ठ खिड़की भी एक प्रकार की टोपोग्राफी है, समझेंगे इसे। काष्ठ खिड़की, काष्ठ खिड़की में क्या होगा, जब डोलाइन या रंध्र ऊपर से क्या होंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो जो विलयन रंध्र है उसके नीचे से भाग हमें दिखाई देगा। एक खिड़की से वो विलयन रंध्र में जो धारा बहेगी, नदी की छोटी छोटी जो धाराएं बहेगी, वो विलयन रंध्र हमें दिखाई देंगे। तो उससे हमें ये पता चलेगा क्या होगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि खिड़की के जैसे हमें क्या दिख रहा है। दूर से हमें देखने के बाद विलयन छिद्र जो नीचे हुए थे और जो ध्वस्त हुए हैं रंध्र, उससे वो हमें भाग, नीचे के भाग को हम देख पाएंगे, तो उसे हम कहेंगे काष्ठ खिड़की। काष्ठ खिड़की के बाद जो निर्माण होगा वो होगा युवाला का। इसके बाद देखते हैं 5वें नंबर पर क्या होगा, युवाला। जैसे डोलाइन के एरिया को हमने देखा था कि डोलाइन विलयन छिद्र के टूटने के बाद डोलाइन बना था। अब जब डोलाइन के बाद जब यही स्थिति क्या होगी, बहुत गहरी हो जाएगी और एक सुंड के रूप में, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ससुंड। क्या हो, युवाला का अर्थ होता है ससुंड, यानी कुएं जैसी आकृति मिल जाएगी हमें, एक कुएं जैसी आकृति मिलेगी, क्योंकि गहराई इसके क्या हो गया, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और गहराई बढ़ने के साथ साथ यह क्या होगा, घोलीकरण की प्रक्रिया भी जारी रहेगी और इसकी आकृति भी, डोलाइन की आकृति भी बढ़ जाएगी। तो वह एक कुएं जैसी आकृति हमें दिखने लगेगी और उसी को कहेंगे हम युवाला। क्या कहेंगे, युवाला। युवाला क्या होता है, डोलाइन से जो है, ये डोलाइन से क्या होगी, इसकी आकृति बड़ी होगी। डोलाइन से इसकी आकृति क्या होगी, बड़ी होगी। ये है युवाला। क्या है, युवाला। डोलाइन से इसकी आकृति क्या है, बड़ी होगी, तो उसे कहेंगे युवाला। इसके बाद बात करेंगे, युवाला के बाद नेक्स्ट होगा, इसका आकार के ऊपर डिपेंड हो रहा है। अभी डोलाइन से बड़ी आकृति को हम युवाला कहेंगे और काष्ठ खिड़की को हमने देख लिया कि ऊपर से दिखाई दे गए छिद्र के रूप में, एक बड़ी सी आकृति के रूप में हमें नीचे का भाग जब दिखने लगे तो हम उसे काष्ठ खिड़की कह रहे थे। फिर हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पोलजे। क्या बात करेंगे, पोलजे की। और पोलजे को हम देखते हैं, यही जो युवाला था, धीरे धीरे इसमें क्या होगा, युवाला से इसका गर्त जो है, जो इसका भाग था, वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा रूप ले लेगा। युवाला से क्या होगा, इसका भाग बहुत बड़ा हो जाएगा। देखने में तो लगभग स्थिति दोनों की सेम दिखेगी, युवाला और पोलजे, लेकिन इसमें अंतर होगा। अंतर क्या होगा कि युवाला का क्षेत्र थोड़ा सा कम होगा, जबकि पोलजे का क्षेत्र बड़ा होगा। पोलजे का एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। इसके निर्माण में बहुत सारी चीजें होंगी और यह कई सारी क्या होगा, जैसे अभी युवाला एकड़ भाग में, 1 एकड़ एरिया में हम देखने को मिलता था, लेकिन जो पोलजे मिलेगा 1 किलोमीटर, 1 से कई किलोमीटर एरिया में हमें
लंबा देखने को मिलेगा, लंबा और गहरा क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, कैसे गर्त के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पोलजे। और पोलजे के उदाहरण काफी मिलते हैं, पोलजे के उदाहरण काफी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र के यूरोपीय जो भाग हैं, यूरोप में जो पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र है उसमें हमें पोलजे के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसकी गहराई काफी है, लगभग 40 किलोमीटर। जो बाल्कन का क्षेत्र है, बाल्कन का जो क्षेत्र है पश्चिमी बाल्कन का, लगभग 40 किलोमीटर तक एरिया हमें पोलजे का देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इन्हीं काष्ठ प्रदेशों में क्या होंगी, कुछ घाटियों का निर्माण हो जाएगा। अब ये पोलजे का निर्माण हो गया, तो पोलजे के निर्माण के बाद क्या होंगी, जब गहरे भाग हो जाएंगे तो उससे बहुत सारी काष्ठ घाटियां जिसे हम कहेंगे, उन घाटियों का निर्माण होगा। और कौन कौन सी घाटियां होंगी उन्हें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, धस्ती निवेशिका बनेगी। क्या है? धस्ती निवेशिका को समझेंगे। धस्ती निवेशिका, और ये धस्ती निवेशिका कैसे बनेगी इसको देखते हैं। मान लीजिए काष्ठ प्रदेश से कोई नदी बह रही है, काष्ठ प्रदेश से कोई नदी बह रही है, तो उस नदी से क्या होगा, जो काष्ठ मैदान में ऊपरी सतह में जब इस धस्ती निवेशिका का टोपोग्राफी यानी काष्ठ प्रदेश में जब ऐसा चित्र बनेगा, ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होगा, तो उसमें छिद्रों की संख्या हमने देखा था कि छिद्रों की संख्या इतनी मात्रा में हो जाएगी, काष्ठ प्रदेशों में छिद्रों की संख्या इतनी मात्रा में होंगी। मान लीजिए कोई छोटी सरिता अगर उससे बह रही है तो उसके पानी क्या होंगे, उन्हीं छिद्रों में समाहित हो जाएंगे और नदी का फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा, यानी नदी जो है बिल्कुल रुक जाएगी। नदी क्या होगी, बिल्कुल रुक जाएगी। तो इससे क्या होगा, इसी से धस्ती निवेशिका का निर्माण होगा, यानी नदी बिल्कुल ऐसे लगेगी कि जैसे जाकर यहीं पर क्या हुई। मान लीजिए, चलिए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये काष्ठ प्रदेश है और इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं। ये रिवर्स का बहने का जो एरिया है और इसमें छोटे छोटे यहाँ छिद्र हैं। अब इसका जल क्या होगा, इधर आगे ना बढ़ के यही आकर क्या हो जाएगा, इस विलयन छिद्रों में चला जाएगा और आगे जल क्या है, प्रवाहित नहीं हो पाएगा और इसमें ही ये गुम हो जाएगा। तो नदी तो आगे तक यहाँ तक बह रही थी, लेकिन विलयन छिद्रों में आने के बाद जो ये छिद्र हो रहे थे, इन घोल रंध्रों में जल पहुंच जाने के कारण वो जल नीचे चला जाता है और नदी की धारा गुम हो जाती है। क्या हो जाती है, नदी की धारा गुम हो जाती है। और फिर क्या होगा, इसी को हम कहेंगे, जब नदी की धारा उस काष्ठ क्षेत्र में, उस मैदानी क्षेत्र में जिसमें नदी की धारा तो पहले दिखाई दे रही हो, लेकिन काष्ठ प्रदेश में पहुंचने के बाद घोल रंध्रों में जब उसका जल चला जाए और आगे वो नदी अपने रूप में दिखाई ना दे, उसकी जलधारा दिखाई ना दे, तो उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, धस्ती निवेशिका कहेंगे। उसी को हम धस्ती निवेशिका कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। धस्ती निवेशिका के बाद अंध घाटी का भी निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अंध घाटी का निर्माण होगा। चलिए फिर देखते हैं 8वें नंबर पर अंध घाटी। अंध घाटी क्या है, जब जिस स्थान पर ये सिंक पाए गए थे, छोटे छोटे जो होल पाए गए थे, छोटे छोटे जो छिद्र पाए गए थे, इन छिद्रों में क्या हुई, निवेशिका जो नदी थी वो अंदर समाहित हो गई। अब वो समाहित होने के बाद उसका सतही जल आगे बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमने बताया कि आगे शुष्क रूप में हो जाएगा। क्या होगा,
आगे शुष्क रूप में हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जल की स्थिति क्या होगी, जल की स्थिति जो जल की मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए उस नदी में कभी कभी बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ आने के बाद वह नदी पुनः दिखने लगेगी, तो उस स्थिति को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उस स्थिति को हम कहेंगे अंध घाटी। अंध घाटी यानी ऐसी घाटी जिसमें कुछ दिन तक तो जल नदी बिल्कुल शुष्क अवस्था में दिखी, सूखी हुई दिखाई दी, लेकिन जब बाढ़ वहां पर आई तो नदी हमें पुनः दिखाई देने लगी। तो जब नदी शुष्क रूप में हमें दिखाई देगी जिस भाग में, उस भाग को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अंध घाटी कहेंगे। उस भाग को हम अंध घाटी कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, अंध घाटी का निर्माण हो गया, फिर हम पढ़ेंगे अंध घाटी के निर्माण के बाद हम पढ़ेंगे कंदरा। क्या पढ़ेंगे, कंदरा। देखते हैं कंदरा का निर्माण कैसे होता है, कंदरा या गुफा। तो कंदरा या गुफा का निर्माण भी इसी तरह से हमने पढ़ा था पोलजे। यह स्थिति क्या थी, पोलजे की थी, और यहां हमने पढ़ा था ये वाला। तो पोलजे की स्थिति हमने किलोमीटर्स में देखा था। जब यही स्थिति ऊपर से क्या होगी, यहां मान लीजिए इस तरह से ये स्थल भाग है और कोई इस एरिया में ये मैदानी भाग है, जल धाराएं यहां से नीचे नीचे ही होल करके जब कई किलोमीटर तक एक गुफा के रूप में निर्धारित करें और ऊपर का भाग बिल्कुल सेफ रहे, ऊपर कठोर चट्टानें होंगी, नीचे चूनाजनित चट्टानें होंगी, तो नीचे कई किलोमीटर तक हमें गुफा के रूप में वो होल दिखाई देगा। और उसी होल को, उसी कंदरा को हम क्या कहेंगे, उसी होल को हम कहेंगे गुफा या कंदरा कहेंगे। उसी होल को हम कंदरा या गुफा कहेंगे। ऐसे कंदरा या गुफा के उदाहरण भारत में भी देखने को मिलते हैं। भारत में देहरादून, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास पठार जो गुप्त धाम कंदरा 1.5 किलोमीटर तक लगभग इसी तरह से इसका निर्माण हुआ है। फिर बात करें छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और मेघालय में भी यह कंदरा हमें देखने को मिलते हैं। इसके उदाहरण स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। इसी तरह से चित्रकूट का जो सतना क्षेत्र है, वहां भी सतना जिला के पास चित्रकूट में भी हमें ये देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं, लेकिन मेघालय में कई विस्तृत कंदराओं का पूछा जाए कि कई विस्तृत कंदराओं का उदाहरण कहां देखने को मिलता है, तो मेघालय में ऐसे काष्ठ प्रदेशों में मेघालय में क्या होगा, बहुत सारे कंदराओं को देखने का अवसर प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंदरा के बाद निर्माण होगा किसका, प्राकृतिक पुल का। अब ये कंदरा बन गई है, नीचे से गुफा बन गया। गुफा के बाद जैसे हमने अंध घाटी पढ़ा था, अंध घाटी में नदियां क्या होती थी, नीचे जाती थी और समाहित हो जाती थी, तो बीच में एक होल का काम करती थी। अब इसी तरह से हमें प्राकृतिक पुल देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है 10वां प्राकृतिक पुल। प्राकृतिक पुल क्या होंगे, ये एरिया है और इस एरिया में जब जल की धारा, मान लीजिए ये नदी की धारा थी और यहां से आई और अंदर चली गई, नीचे का जो ये भाग है, ये भाग कठोर था, इसे तोड़ नहीं पाई और जल पुनः दूसरी जगह से निकलने का प्रयास किया, तो जो ये भाग बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, ये पुल का काम करेगा। क्या काम करेगा, पुल का काम करेगा।
किसका, ये भाग पुल का काम करेगा और प्राकृतिक रूप से बना है इसलिए यह प्राकृतिक पुल है, क्योंकि एक इस भाग से इस भाग तक जाने के लिए यही माध्यम रहेगा, दोनों तरफ सरिताएं होंगी और ये भाग हमें प्राकृतिक पुल के रूप में देखने को मिलेगा। ऐसी प्राकृतिक पुल की स्थिति कई तरह से होती हैं, या तो ये विलयन छिद्र, या तो जो विलयन छिद्र है उसके माध्यम से, या इनमें क्या होंगी जो हमने बताया था कि अंध घाटी है, अंध घाटी का जो भाग है वो उससे इसका निर्माण होगा। चलिए इसके बाद इतनी सारे जो ये 10 पॉइंट्स हमने लिखे ये महत्वपूर्ण थे। ये सभी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां थी। भूमिगत जल अपर्दन के कारण इनका निर्माण हो रहा था, भूमिगत जल अपर्दन के कारण इनका निर्माण हो रहा था। इसके बाद अब निर्माण अपर्दन के बाद अब निक्षेपण का कार्य शुरू होगा। अब क्या होगा, निक्षेपण। तो निक्षेप से कई सारी स्थलाकृतियां बनेंगी, निक्षेप से कई सारी स्थलाकृतियां बनेंगी। उन स्थलाकृतियों की चर्चा हम करते हैं। इन्हीं काष्ठ प्रदेशों में जब नदी अंदर कोई जलधारा प्रवाहित हो रही है तो हम जानते हैं चूना जनित चट्टानी, जब चूना पानी के संपर्क में आता है तो जलवाष्प का रूप भी उसमें होता है, क्योंकि चूना क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तुरंत शुरू हो जाएगी, उसमें कार्बनीकरण शुरू हो जाएगा। वो चूना घुलने का प्रयास करेगा तो उसमें वाष्पन होगी और उसी वाष्पन से ही ये निक्षेपण का कार्य हमें देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, छोटी छोटी आकृतियां हमें मिलेंगी इन घोल रंध्रों को। चलिए चित्र बनाते हैं, एक चित्र, और इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। ये एरिया है जहां जलधारा अंदर हमें जो है अंदर चूना प्रदेशों में देखने को मिल रही है और ये ठोस भाग है। मान लीजिए इधर से भी ये जलधारा प्रवेश की हुई है और ये हमें देखने को मिल रही है। तो इन भाग में क्या होगा, जब जल प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद उसमें वाष्पन क्रिया होगी और वाष्पन क्रिया होगी तो जल ऊपर जाके टकराएगा और ऊपर जाके टकराएगा तो उसमें जो चूना के अवशेष होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, ऊपर जो छत भाग है उसमें एकत्रित हो जाएंगे, ऊपर के छत भाग में एकत्रित हो जाएंगे और एकत्रित होने के बाद वही नहीं प्रक्रिया खत्म होगी, ये पुनः नीचे वाले भाग पर, स्थल भाग पर भी क्या करेंगे, चूंकि ये प्रक्रियाएं निरंतर होती रहेंगी तो इसमें से ये चूना वाला भाग टपक टपक के नीचे भी आएगा, तो नीचे भी इस तरह से एक आकृति बनेगी। धीरे धीरे इसमें ताप की मात्रा अधिक होने लगेगी और ताप की मात्रा जब अधिक होगी तो जल वाष्पन की प्रक्रियाएं ज्यादा होंगी, तो जो ऊपर का चूना क्षेत्र जो ये था अब तक टपक रहा था, ये धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा, सूख जाएगा और ठोस रूप का बन जाएगा, ठोस रूप बन जाएगा। तो ऊपर के जो भाग होंगे इसे हम क्या कहेंगे, यही महत्वपूर्ण है। देखें, जो ऊपर का भाग होगा इसे हम स्टेलेकाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम स्टेलेकाइट, क्या, स्टेलेकाइट कहेंगे। दूसरे भाग को स्टैग्लेमाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टैग्लेमाइट, जो ऊपर का भाग है इसे स्टेलेकाइट, नीचे वाले भाग को स्टेलेमाइट, स्टेले या स्टेलेमाइट कहेंगे। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, तो इनसे निर्माण होगा किसका,
उसी से निर्माण होगा कंदरा स्तंभ का। अभी हमने कंदरा पढ़ा था ना, गुफा, और ये गुफा के अंदर की ही आकृतियां हम देख रहे हैं, ये गुफा के अंदर की ही आकृति हम देख रहे हैं। तो धीरे धीरे कभी कभी ये टपकन की स्थिति इतना ज्यादा हो जाती है और नीचे भाग टपक टपक कर एक दूसरे से ये भाग मिल जाते हैं, तो इससे निर्मित होता है क्या? कंदरा स्तंभ। क्या निर्मित होगा? कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ का निर्माण हो जाएगा। इसके साथ साथ ही छोटे छोटे से भी टुकड़े यहां देखने को ऐसे लटकते हुए हमें मिलेंगे। जो ये छोटे छोटे भाग हमें देखने को मिलेंगे, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रिप स्टोन। नीचे देखने को मिलेंगे, फिर क्या मिलेंगे? इसी को हम कहेंगे ट्रिप स्टोन। क्या कहेंगे? ट्रिप स्टोन। ट्रिप स्टोन या टर्पिंग, क्या? ड्रिप कर्टेन। इसे कहेंगे ड्रिप कर्टेन। तो इस तरह से ये स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा। दो चीजें और इसमें देखने को मिलती हैं, एक ट्रैवर्टाइन। क्या? ट्रैवर्टाइन हमने देखा, ट्रिप स्टोन, फिर ट्रैवर्टाइन किसे कहते हैं उसे समझ लेंगे। ट्रैवर्टाइन, ट्रैवर्टाइन में क्या होगा? ये परतदार कैसे होंगे? ये परतदार जब पट्टीदार इनका निर्माण हो जाएगा, कैल्शियम से इनका निक्षेप होता है, लेकिन जब निक्षेप पट्टीदार रूप में हो जाए तो इसे कहेंगे ट्रैवर्टाइन। क्या कहेंगे? ट्रैवर्टाइन कहेंगे। एक शब्द और यही मिलता है जिसका नाम है टूफा। क्या है? टूफा। जब कंदरा के मुख पर निक्षेपित ट्रैवर्टाइन, जो कंदरा के मुख भाग पर, जो गुफा के मुख भाग पर यदि ट्रैवर्टाइन का निक्षेप हो जाता है तो उसे हम कहेंगे टूफा। यदि कंदरा के अंदर होता है तो उसे हम कहेंगे ट्रैवर्टाइन। और बहुत सारे कंदरा के अंदर होते हैं, जैसे ट्रिप स्टोन, कंदरा स्तंभ और स्टेलेकाइट और स्टेलेमाइट का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें जो भूमिगत जल से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इन सब के विषय में हम आज चर्चा किए। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।